हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी और आज हम बात करने वाले हैं हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 16 जो हमने प्रीवियस चैप्टर 6 के जो पोर्ट अम्यूनिटीज है उसके बारे में डिस्कस किया था। सो फिर से वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसआईटी भाट गांधीनगर। और आज हम डिस्कस करेंगे हार्बर इंजीनियरिंग जो पार्ट ए है उसका चैप्टर नंबर 6 पोर्ट अम्यूनिटीज एंड नेविगेशन एड के लेक्चर नंबर 16 के बारे में, जहाँ पे आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है। पिछले लेक्चर के कंटेंट में हमने जो इम्पोर्टेंट कंटेंट रखे थे जो था फेरी और ट्रांसफर ब्रिज। आज हम बात करने वाले हैं फ्लोटिंग लैंडिंग स्टेज, ट्रांजिट सेट, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, एप्रॉन एंड कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जो सब पोर्ट अम्यूनिटीज है। ठीक है, तो जितने भी पोर्ट अम्यूनिटीज जो हार्बर और पोर्ट पे अवेलेबल होनी चाहिए और अवेलेबल है उसके बारे में हमने पहले से ही आपको सिलेबस में कंटेंट दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस किया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि फेरी और ट्रांसफर ब्रिज तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। अब बात करते हैं फ्लोटिंग लैंडिंग स्टेज क्या होती है। सो फ्लोटिंग लैंडिंग स्टेज, यहाँ पे एक इमेज आपको दी गई है साइड में, उसको हम देखते हैं। तो ये है एक वन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। इट इज अ प्लेटफॉर्म विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम ओशनिंग गोइंग वेसल्स। कि जो ओशन में जो वेसल जा रहे हैं उसके अंदर जो पैसेंजर है, गुड्स है, उसको लोड और अनलोड करने के लिए एक टेम्पररी जो प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उस टेम्पररी टर्मिनल प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग लैंडिंग स्टेज। और वो जो लैंडिंग स्टेज है वो फ्लोट कर रहा होता है, वाटर पे फ्लोटिंग होता है, जिसके हिसाब से हम उसको फ्लोटिंग लैंडिंग बोलते हैं। सो it's including boat, ship and all shapes, type and styles and size के जितने भी vessels अवेलेबल हैं उसके लिए है। In areas with shallow water or limited space, the landing stage may be designed for use with tenders, shipboards। shipboards और टेंडर का यूज करके shallow water में मैक्सिमम हम यूज करते हैं। Landing stage may also house custom warehouse, immigration office and other government facilities भी वहाँ पे possible है। So they can also house things like tourist inform center। So ये था हमारा floating land stage, तो इसको हम floating land stage बोलते हैं। दूसरा है ट्रांजिट सेट। इसके बारे में हम सबको पता है कि जो भी मटेरियल पोर्ट पे आता है तो उसको लोड और अनलोड करने के बाद जहाँ पे हम उसको कवर्ड करेंगे और रखेंगे कि कई दिनों तक, तो वो टेम्पररी जो स्टोरेज है उस स्टोरेज को हम ट्रांजिट शेड में रखेंगे। सो तो ट्रांजिट शेड के लिए जो डेफिनेशन है यहाँ पे, दिस आर कवर्ड टेम्पररी स्ट्रक्चर लोकेटेड एडसेंट और ऑन द पेयर ऑफ पार फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ कार्गो। तो कहाँ पे अवेलेबल होता है कि जो वार्फ होता है और पैर अवेलेबल होता है हार्बर के और पोर्ट के, उसके नज़दीक अवेलेबल है ये स्ट्रक्चर जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, जिसका यूज कि जो कार्गो और स्टोरेज कार्गो है, मटेरियल है, उसको टेम्पररी स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसके लिए उसको हम ट्रांजिट शेड बोलते हैं। ठीक है, सो इसके पर्पज होता है कि टू प्रोटेक्ट द कार्गो फ्रॉम द रेन, सन, कोल्ड एंड डस्ट and also protect the damage of the theft and to separate and stack individual consignment। कंसाइनमेंट को इंडिविजुअल सेपरेट रखने के लिए टेम्पररी उसका यूज होता है। रेन, सन, कोल्ड और डस्ट से हम प्रोटेक्ट करते हैं, डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, थेफ्ट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। स्टोरेज ऑफ द गुड अराइविंग लैंड एंड अवेटिंग एक्सपोर्ट के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये इसके पर्पस थे जिसको हम यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ट्रांजिट सेट। तो बेसिकली ये था ट्रांजिट सेट, यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो। अब बात करते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या है कि वेयर हाउस एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है ट्रांजिट सेट और वेयर हाउस में। जो ट्रांजिट सेट है वो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, बट वेयर हाउस है वो परमानेंट स्ट्रक्चर है। तो इसी हिसाब से हम जो वेयर हाउस है उसको हम गोडाउन्स भी बोलते हैं। सो बेसिकली जितना भी मटेरियल है वो टेम्पररी हम जो ट्रांजिट सेट है
वहाँ पे रखते हैं, बट उस मटेरियल को हम शिफ्ट करके जो स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करते हैं और जहाँ पे हम लाते हैं उस स्ट्रक्चर को परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो उसको हम वेयर हाउस बोलते हैं. सो permanent structure usually provide on the shore or directly behind the transit shed for relatively long term storage of the cargo. कि कार्गो और मटेरियल का लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए एग्जैक्टली जो ट्रांजिट साइड अवेलेबल है उसके पीछे ही जो स्ट्रक्चर अवेलेबल प्रोवाइड करते हैं हम उसको हम वेयर हाउस बोलते हैं. इट्स मेड ऑफ आरसीसी टिम्बर फ्रेमिंग siding with a roofing cover of the appropriate roofing material. It should be a light in weight and fire resisting, and it should be adjacent to be to the pair and walls to south. कि पैर और वाल्स के पैरेलल होना चाहिए, लाइट वेट में, और फायर रेजिस्टिंग होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल होगा. और रोड एंड रेल सर्विस आर प्रोवाइडेड एट द बैक एंड फ्रंट ऑफ द वेयर हाउस विद द रोड एट द एंड. सो दिस इज द वेयर हाउस. हम सभी को पता है कि वेयर हाउस क्या है, गोडाउन्स क्या है. ट्रांजिट से जो कार्गो और मटेरियल आता है उसको हम यहाँ पे रखेंगे. तो ये एक इमेज है वेयर हाउस की, जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, कार्गो और मटेरियल देख सकते हो, जो लार्ज लार्ज ड्यूरेशन के लिए ये कार्गो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, स्टोर रहेगा. और इस स्टोरेज फैसिलिटीज को हम क्या कहेंगे, वेयर हाउस कहेंगे. ठीक है. उसके बाद बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज. नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इस स्टोरेज का पर्पज क्या है. सो फॉर द पर्पज ऑफ द स्टोरेज ऑफ द perishable material like a fruit, green, vegetables, fish, eggs, food. ये सभी मटेरियल कैसे मटेरियल है, पेरिसेबल मटेरियल है. ठीक है. सो इसको कोल्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है, और उसको कोल्ड रखने के लिए जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर उसको हम कोल्ड स्टोरेज करते हैं. सो द कोल्ड स्टोरेज विल हैव टू बी प्रोवाइड टू सूट नेसेसरी रिक्वायरमेंट. इसकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस मटेरियल को इस पर्पज से हम स्टोरेज करते हैं. So the food item which require a refrigeration are to be shipped by refrigerated board. जो इसको रेफ्रिजरेशन की जो मटेरियल को रिक्वायरमेंट रहती है फूड को, उसको विथ रेफ्रिजरेटेड बोर्ड के साथ हम शिफ्ट करते हैं. इट शुड बी लोकेटेड ऑन द डेक as close as possible to the ship, and the operation of the cold storage plant is a specialized area. Other, the maintenance of the correct temperature, air circulation, humidity are of the great importance to maintain the quality of the food item. सो ये जो पॉइंट थे वो कोल्ड स्टोरेज के पॉइंट थे. मैं यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज एक्सप्लेन किया है. ये जो इमेज है वो कोल्ड स्टोरेज की है, जो आपको इमेज में ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ही लो टेम्परेचर पे इस मटेरियल को स्टोर करते हैं. तो जैसे कि फूड है, फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल है, फिश है, एग्स है, तो इन सभी चीज़ों को हम पेरिसेबल मटेरियल बोलते हैं जिसको हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं. ठीक है. तो यहाँ से हमको समझ में आ जाता है कोल्ड स्टोरेज क्या है. उसके बाद हमारा पॉइंट है एप्रोन के बारे में. तो एप्रोन बेसिकली वन टाइप ऑफ ओपन स्पेस है. यहाँ पे जो आपको ओपन स्पेस दिखाई दे रही है, इन सब ओपन स्पेस को हम क्या बोलेंगे, एप्रोन बोलेंगे. डेफिनेशन आपको समझाता हूँ. सो द ओपन स्पेस लेफ्ट इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द बर्थ इज नॉन एज एप्रोन. कि जैसे ही हम वेसल का पार्किंग कर देते हैं उसके बाद जो इमीडिएटली जो बर्थिंग है उसके सामने जो ओपन स्पेस रहती है उस सभी ओपन स्पेस को हम एप्रोन बोलते हैं. इट इज रिक्वायर्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग कार्गो फ्रॉम वेसल्स. The apron is utilized for the installation of the railway track, various other mechanical contrivances, and road truck cranes, and use apron efficient discharge of the cargo. The width of the apron depends upon the factor like cost of construction, operation involved, need and handling of the cargoes, and also used in other many materials loading and unloading. So the width of the apron should be such that it is result in a minimum travel time of the cargo to
from the ship and transit set. So width basically 10 meter for a port with light traffic to 25 मीटर for a heavy traffic. तो जो इसकी विड्थ है वो लाइट ट्रैफिक के लिए 10 मीटर होनी चाहिए एप्रोन की साइज, और हैवी ट्रैफिक के लिए 25 मीटर होनी चाहिए। तो 10 मीटर और 25 मीटर अप्रोक्स साइज के एप्रोन कोई भी पोर्ट पे अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो कि यहाँ पे जो शिप्स है उसका बर्थिंग है, उस बर्थिंग के बाद और ये ट्रांजिट सेट के बीच में जो इमीडिएटली जो स्पेस है, ओपन स्पेस है, उस ओपन स्पेस है ये पूरी, इसको हम क्या बोलेंगे, अप्रोन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो अप्रोन क्या है। लास्ट कंटेंट रहेगा हमारा आज का, तो वो है कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो सेकंड लेक्चर था इस यूनिट का, जिसमें हमने जो कंटेंट सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो उसका जो लास्ट पॉइंट है वो है कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट। जो कार्गोज और मटेरियल है जिसको हम फेरीज है, सीप है, वेसल्स है और हार्बर और पोर्ट के थ्रू हम इसको मूव करेंगे। ठीक है, बट उसको हैंडल करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, मूव कराने के लिए इक्विपमेंट चाहिए। तो वो कौन कौन से इक्विपमेंट है, तो उनमें सबसे पहले हम सभी को पता है वो है इम्पोर्टेंट क्रेन, दूसरा है मैकेनिकल ट्रक, तीसरा है ट्रैक्टर एंड ट्रेलर, डॉक लोकोमोटिव्स है, pilings and stacking machines, conveyors and elevators, pneumatic handling equipments and oil handling equipments। तो जो मेजर कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट की कोई भी शिप्स को कोई भी पोर्ट में और कोई भी हार्बर में रिक्वायरमेंट रहती है, उसके यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। तो आप इसको लिस्ट आउट, कोई भी कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिस्ट आउट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है, क्रेन है, मैकेनिकल ट्रक है, ट्रक टेलर है, लोकोमोटिव्स है, इंजन है जिसके पाइलिंग और स्टैकिंग के लिए जो मशीनरी है, कन्वेयर बेल्ट है, एलिवेटर है, फिर न्यूमेटिक हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं, ऑयल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं जो मैक्सिमम यूज होते हैं पोर्ट पे, इन सभी को कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट कहते हैं। सो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर था इसके कंटेंट के हिसाब से, लेक्चर नंबर 15 में हमने फेरी और ट्रांसफर ब्रिज के बारे में बात किया था, और लेक्चर नंबर 16 में हमने फ्लोटिंग लैंडिंग स्टेज, ट्रांजिट सेट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, एप्रोन और कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस किया। तो आज जो हमने देखा वो है फ्लोटिंग स्टेज। तो आप इमेज में ये फ्लोटिंग स्टेज देख सकते हो और मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, समझाया था। इसके अलावा ट्रांजिट सेट, फिर से एक और बार इमेज देख लो, यहाँ पे डेफिनेशन और पर्पज है ट्रांजिट सेट के। उसके बाद वेयर हाउस, जो मेजर डिफरेंस है ट्रांजिट सेट और वेयर हाउस में, जो ट्रांजिट सेट टेम्पररी स्ट्रक्चर है और ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। ये इमेज है वेयर हाउस की। उसके बाद बात की हमने कोल्ड स्टोरेज की, तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की एक इमेज रखी हुई है। उसके बाद एप्रोन की बात की, तो पॉट के लिए जितने अवेलेबल एप्रोन होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, साइज और उसके शेप क्या है, और ये है एप्रोन। और उसके बाद कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट का लिस्ट हमने यहाँ पे रखा है। तो ये सभी इक्विपमेंट को हम कार्गो को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट अम्यूनिटीज़ का सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।